हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है लेसन 6 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित। देखिए, इसके अंदर आज का अपना टॉपिक है अभिक्रिया एंथैल्पी। इस अभिक्रिया एंथैल्पी के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि निश्चित ताप व दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब क्रियाकारक पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो उस समय जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोला मैंने आप लोगों से? निश्चित ताप व दाब पर जब क्रियाकारक पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो जाए तो उस समय जो भी अभिक्रिया के अंदर एंथैल्पी में परिवर्तन आएगा उसे क्या बोलेंगे? अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना भाई? तो ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं देखो इस पार्ट के अंदर अपने पास, और इन छोटी छोटी परिभाषाओं से ही क्वेश्चन अपन से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया में निश्चित ताप व दाब पर किसी अभिक्रिया में निश्चित ताप व दाब पर क्रियाकारकों के निश्चित ताप व दाब पर क्रियाकारकों के क्रिया कर पूरी तरह उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा परिवर्तित होने में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है भाई? तो किसी अभिक्रिया में निश्चित ताप व दाब पर क्रियाकारकों के क्रियाकर पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित होने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहेंगे अपन? अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना भाई? आगे चर्चा करें तो देखो भाई, अभिक्रिया एंथैल्पी जो होती है उसके आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं उनको अपन दो प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर देखो, सुनो ध्यान से, मुख्यतः 3 प्रकार की अभिक्रिया होगी इसके अनुसार। देखो, अभिक्रिया एंथैल्पी। अच्छा, अभिक्रिया एंथैल्पी को ही अपन एक और नाम देते हैं ना, अभिक्रिया ऊष्मा भी बोलते हैं इसको। अभिक्रिया ऊष्मा। ठीक है? तो अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा H बराबर 0 हो, डेल्टा H बराबर 0 हो तो डेल्टा H यानी कि ऊष्मा परिवर्तन क्या हो? 0 हो तो इसे ताप निरपेक्ष अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ताप निरपेक्ष अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई? यानी कि यदि अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या हो? 0 हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि न तो ऊष्मा उत्सर्जित हुई और न ही ऊष्मा अवशोषित हुई। ऊष्मा में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। जब ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ताप निरपेक्ष अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी।
चलो आगे चर्चा करें तो देखो, यदि डेल्टा एच बराबर नेगेटिव हो, यानी डेल्टा एच का मान क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, ऋणात्मक आ रहा हो, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्या कहेंगे अभिक्रिया को, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, जब डेल्टा एच का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। और सुनो, यदि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। भाई आ जाएगी बात समझ में। तो देखो क्या बताया मैंने आप लोगों को, बहुत सिंपल सी बात है। अभिक्रिया एंथैल्पी कहेंगे किसे, सबसे पहले तो आपको परिभाषा ध्यान रखनी है। क्या होगी परिभाषा, किसी अभिक्रिया में निश्चित ताप व दाब पर क्रियाकारकों के क्रियाकर पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित होने पर हुआ एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाता है, जिसे अभिक्रिया ऊष्मा भी कहते हैं। अब डेल्टा एच का मान यदि 0 हो तो इसे ताप निरपेक्ष अभिक्रिया कहेंगे। डेल्टा एच का मान यदि नेगेटिव हो तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अपन बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि एक अभिक्रिया है H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, ये हाफ O2 यानी ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है। अब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करती है तो H2O लिक्विड बनता है। क्या बनता है, H2O लिक्विड यहाँ पर बनता है। ठीक है भाई, अब ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान जो आता है वो आता है 285.05 किलो जूल प्रति मोल, 0.5 किलो जूल प्रति मोल, ये यहाँ पर डेल्टा एच का मान आता है। अब सुनो, डेल्टा एच का मान क्या है, धनात्मक है, आगे कुछ भी चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब कौन सा मान है, यहाँ पर धनात्मक है। और जब डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, मतलब बोलो भाई, ये अभिक्रिया होगी आपकी ऊष्मा शोषी। कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी होगी, क्योंकि डेल्टा एच का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए क्या बोलेंगे, अभिक्रिया कौन सी होगी, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो इस प्रकार से डेल्टा एच के मान के आधार पर पता लगाते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, क्षेपी है या ताप निरपेक्ष अभिक्रिया है। आ जाएगी बात समझ में। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अगला टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं, और वो है ऊष्मा रासायनिक समीकरण। ऊष्मा रासायनिक समीकरण। अब देखो भाई, क्या होता है ऊष्मा रासायनिक समीकरण, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ये अभिक्रिया आप लोगों ने अभी यहाँ पर लिखी, ये अभिक्रिया आप लोगों ने बिल्कुल संतुलित समीकरण आप लोगों ने लिखी है अभिक्रिया की। जल के निर्माण की जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की आप लोगों ने क्या लिखी है, संतुलित समीकरण लिखी है। ठीक है ना, परंतु इस संतुलित समीकरण में आप लोगों ने क्या देखा, इसमें आप लोग देखो इस क्रियाकारक की और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भी आप लोग लिख रहे हो। ठीक है, साथ ही भौतिक अवस्थाओं के साथ ही आप लोगों ने यहाँ पर मुक्त हुई या अवशोषित हुई ऊष्मा के बारे में भी लिखा है ना, यानी कि सभी क्रिया के अंदर कितनी ऊष्मा अवशोषित हुई इसके बारे में भी आप लोगों ने लिखा है। तो ये जो समीकरण है ना, ये क्या कहलाएगी, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाएगी। यानी किसी अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में यदि क्रियाकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के साथ मुक्त हुई या अवशोषित हुई ऊष्मा के बारे में भी लिखा जाए तो समीकरण को क्या बोलेंगे अपन, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो ये क्या है, ये एक ऊष्मा रासायनिक समीकरण का उदाहरण होता है। ठीक है ना,
तो क्या लिखेंगे, यदि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, यदि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, यदि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारकों व उत्पादों, क्रियाकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था, की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब आप लोग समझते ही हैं, ठोस, द्रव व गैस, ठोस, द्रव व गैस के साथ साथ, है ना, ठोस, द्रव, गैस के साथ उसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को भी, के साथ उसमें होने वाले ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन को भी प्रदर्शित, ऊष्मा परिवर्तन को भी प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए तो इसे ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसे ऊष्मा रासायनिक समीकरण, ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, ऊष्मा रासायनिक समीकरण इसको अपन कहते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे मैंने उदाहरण आपको दे दिया है ऊपर की तरफ, तो ये सेम उदाहरण आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, H2 गैस है, ठीक है, ये हाफ O2 गैस से संयोग करता है और क्या बनाता है, H2O लिक्विड यहाँ पर बनाता है, और ऊष्मा परिवर्तन कितना हुआ, ये हुआ 285.05 किलो जूल प्रति मोल। तो अपन ने यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन को भी प्रदर्शित किया, इसीलिए इस समीकरण को अपन बोलेंगे क्या, ऊष्मा रासायनिक समीकरण अपन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये था अपना ऊष्मा रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पर बात। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे सी परिभाषाएं हैं जिनको आप लोगों को यहाँ पर समझना था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ अगले टॉपिक के बारे में। और देखिए, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा अपन करें तो देखो, अगला टॉपिक अपना आता है हेस का नियम। ठीक है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए हैं हेस, और उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसे हेस का नियम कहते हैं। क्या बोलता है ये नियम, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो भाई, टॉपिक है अपना हेस का नियम, हेस का नियम। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि कोई भी अभिक्रिया चाहे एक पद में संपन्न हो, चाहे दो पदों में संपन्न हो, चाहे तीन पदों में संपन्न हो, या उससे ज़्यादा पदों में संपन्न हो, वहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन सदैव समान रहता है। ठीक है, यानी कि चाहे कोई अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो या अनेक पदों में संपन्न हो, उन सभी पदों में होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन होगा वो सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी एक पद में जितना परिवर्तन होता है ऊष्मा के अंदर, उतना ही अनेक पदों में संपन्न होने पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कौन बोलता है, हेस बोलते हैं। ठीक है ना। अब कैसे समझे इस बात को, तो देखो भाई, ये बोलते हैं कि जैसे कोई क्रियाकारक है A, ठीक है ना, ये क्रियाकारक जो है ये उत्पाद D में परिवर्तित होता है।
ठीक है, कोई क्रिया कारक है ये उत्पाद D में परिवर्तित होता है और यहाँ पर जो ऊष्मा परिवर्तन हुआ वो डेल्टा H है। क्या है यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन? डेल्टा H है। यानी कि एक पद में ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो ऊष्मा परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा H है। अब मान लेते हैं ये एक पद में संपन्न न होकर पहले ये जो A है ये पहले परिवर्तित हुआ B में, ठीक है, फिर ये B जो है ये आगे चलकर परिवर्तित हुआ C में, ये C जो है ये आगे परिवर्तित हुआ D में, यानी कि ये अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो गई। तो भाई यहाँ पर A से B में परिवर्तित हुआ तो मान लेते हैं यहाँ पर पहला पद है तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H1 हुआ, यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H2 हुआ, यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H3 हुआ, ठीक है ना। तो ये तीन पदों में ये अभिक्रिया क्या हुई? संपन्न हुई। अब सुनो क्या बोला है इसके नियम में कि एक पद में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है उतना ही अनेक पदों में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, यानी इन तीन पदों में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होगा वो इस एक पद में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। ये कौन बोलता है? हेस का नियम बोलता है, ठीक है भाई। तो क्या बोला इसने? इसके अनुसार यदि कोई अभिक्रिया एक पद में, यदि कोई अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो, एक पद में संपन्न हो या एक से अधिक पदों में, एक से अधिक पदों में संपन्न हो, ठीक है, कोई अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो या एक से अधिक पदों में संपन्न हो, उसमें ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। परिवर्तन सदैव समान रहता है, ठीक है। तो चाहे एक पद में संपन्न हो चाहे एक से अधिक पदों में संपन्न हो, उसमें ऊर्जा परिवर्तन क्या रहता है? समान यहाँ पर रहता है। आ जाएगी बात समझ में? चलो जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का दे देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल है कि कार्बन दहन दो विधियों से किया जा सकता है। कार्बन का दहन दो विधियों से किया जा सकता है। अब ये दो विधियां कौन कौन सी है जिसके द्वारा कार्बन का दहन किया जा सकता है? तो देखो, एक तो आप लोग क्या करें, पहली विधि में तो आप लोग क्या करें कि कार्बन को सीधा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दो और क्या बना दो? CO2 बना दो, है ना। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीधा जला दो और क्या बना दो? CO2 बना दो। और दूसरी अभिक्रिया ये होती है कि यहाँ पर कार्बन को पहले हाफ O2 से क्रिया करा के क्या बनाओ? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ, और कार्बन मोनोऑक्साइड आगे चलकर वापस हाफ O2 से क्रिया करे और अंतिम रूप से क्या बना दे? CO2 बना दे। यानी कि एक पद में भी ये संपन्न हो सकती है और दो पदों में भी ये विक्रिया संपन्न होकर CO2 का निर्माण कर सकती है। अब सुनो, एक पद में जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ वो होता है, यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन जो हुआ वो होता है कितना? -94 किलो कैलोरी,
ठीक है ना। 94 किलो कैलोरी यहाँ पर जो है वो ऊर्जा परिवर्तन होता है। इस वाले में पहले पद में जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ डेल्टा H1 ये होता है 26.4 किलो कैलोरी। कितना होता है? माइनस का 26.4 किलो कैलोरी होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा H2 ये होता है कितना? माइनस का 67.6 किलो कैलोरी होता है। माइनस का 67.6 किलो कैलोरी यहाँ पर मान होता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हेस का नियम क्या बोलता है कि चाहे एक पद में संपन्न हो चाहे अनेक पदों में संपन्न हो, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी कि डेल्टा H1 बराबर क्या होना चाहिए? डेल्टा H बराबर क्या होना चाहिए? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होना चाहिए। तो भाई डेल्टा H का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 94 दिया हुआ है। और आप लोग इसको भी जोड़कर देख सकते हैं, माइनस का 26.4 प्लस माइनस का, या फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस ही लिखेंगे, माइनस का 67.6 जोड़कर आप लोग देखेंगे तो कितना आएगा? 94 ही आप लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आ जाएगी बात समझ में। तो ये था अपना हेस का नियम, बहुत सिंपल सा नियम है जिसको अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है कि भाई चाहे अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो या अनेक पदों में संपन्न हो, अभिक्रिया के अंदर एंथैल्पी परिवर्तन सदैव समान होता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।